नमस्कार दोस्तों, जेई क्लासेस मेरठ परिवार में मैं डॉक्टर अंकित भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ नए इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अप्लाइड केमिस्ट्री में पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेम के लिए या कहीं पर फर्स्ट ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लेकिन आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने रदरफोर्ड का मॉडल और बोहर-बरी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने स्टडी कर लिया है और आज हम यहां पर कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ जुड़ गए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर आउट कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड सर्किल के पास यहां पर इसको भेज दीजिएगा इसका लिंक, ताकि आप और आपके फ्रेंड को यहां पर बहुत ज़्यादा फायदा हो सके। और बच्चों, जो बच्चे आज पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि वो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन सी प्ले लिस्ट में यहाँ पर लेक्चर हो चुके हैं और उन लेक्चर्स को भी आप बार बार जाके दोबारा देखिए ताकि आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का समझ आ जाए। देखिए, आज आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए जल्दी से फटाफट से टॉपिक पे चलते हैं। आज मैं आपको 3 टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांक क्वांटम थ्योरी, डी ब्रोगली इक्वेशन और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये 3 कॉन्सेप्ट आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। और अगर मैं यहां पर पॉलिटेक्निक के रिगार्डिंग बात करूं तो मोस्ट प्रोबेबली 4 मार्क्स का आपको इन 3 में से आ जाएगा। मतलब इन 3 में से 2 जनरली पॉलिटेक्निक में जरूर पूछ लिए जाते हैं, 2-2 मार्क्स में। तो 4 मार्क्स का आज का आपका लेक्चर है जिसको आपको यहां पर कवर करना है। और अगर इससे न्यूमेरिकल आता है तो फिर न्यूमेरिकल भी 2 नंबर का आ जाता है, तो मैं न्यूमेरिकल भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक बात है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए, सबसे पहले थ्योरी आती है प्लांक क्वांटम थ्योरी। प्लांक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए एक कॉन्सेप्ट समझाया जिसको आपने बोला है प्लांक क्वांटम थ्योरी। अगर मैं प्लांक क्वांटम थ्योरी की बात करूं तो प्लांक क्वांटम थ्योरी जो कि मैक्स प्लांक नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने प्रूव किया। उन्होंने कहा कि जो एटम होता है एंड जो मॉलिक्यूल्स हैं कुड नॉट इमिट, वो इमिट नहीं हो सकते और एब्जॉर्ब एनर्जी नॉट इन arbitrarily amount but in the discrete fixed quantity only in the form of packet. The Planck gave the name quantum. अगर मैं यहां पर बात करूं तो प्लांक नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार आपको बताया कि जो भी एटम है, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, वो ऐसे आ रहे हैं जैसे सन से रेडिएशंस आते हैं ना। आप ऐसे समझिए जैसे सन से कोई पार्टिकल्स नीचे आ रहे हो जमीन पे, है ना। तो इस तरीके से मैं डायग्रामेटिकली व्यू आपको बताता हूं। इन्होंने कहा कि एटम और मॉलिक्यूल इस तरीके से फाइन पार्टिकल के रूप में यहां नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऐसे आप मेंशन मान सकते हैं। कहीं भी आप यहां पर मेंशन कर लीजिए, कहीं भी आप देख लीजिए, तो यहां पर ये बोल रहा है आपसे कि जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो यहां पर ऊपर से, मतलब आसमान से, एयर से, जहां से भी आप कंसीडर करना चाहते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन एक छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट के रूप में, ऊर्जा के, यहां पर अगर मैं बात करूं तो एक बंडल्स के रूप में यहां पर जमीन पर आ रहे हैं या किसी एटम के अंदर आ रहे हैं। यहां पर आपने कहा तो डिस्क्रीट फिक्स्ड क्वांटिटी, जिनकी क्वांटिटी फिक्स्ड होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि छोटे बड़े पार्टिकल्स हैं, सभी पार्टिकल सेम वैल्यू के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और प्लांक ने इनको क्वांटम बोला, ही से दैट इट इज द क्वांटम, ये क्वांटम है। ठीक है, तो एनर्जी को इन्होंने क्वांटम से रिप्रेजेंट किया है यहां पर, द एनर्जी ऑफ ए क्वांटम प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। और ये बात इन्होंने बताई बहुत इंपॉर्टेंट कि जो एनर्जी है इस क्वांटम की, ये प्रोपोर्शनल है इसकी फ्रीक्वेंसी के। मतलब अगर किसी फोटोन की मुझे एनर्जी निकालनी है तो वो इसके फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, और एक फॉर्मूला दिया E इज इक्वल टू एच म्यू, E इज इक्वल टू एच म्यू का फॉर्मूला यहां पर इन्होंने मेंशन किया। एनर्जी इक्वल टू H इंटू म्यू, म्यू यहां पर फ्रीक्वेंसी को बोला गया है और H का मतलब यहां पर प्लांक कांस्टेंट है, और जिसकी वैल्यू जिसकी वैल्यू 6 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -34 JS होती है ना, जूल इंटू सेकेंड। तो यहां पर H की वैल्यू आपको मैंने याद करा दी। H की वैल्यू या तो एग्जाम पेपर में आपको देगा,
अदरवाइज h की जो वैल्यू है वो आपको याद होनी चाहिए 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 JS, मतलब जूल इंटू सेकेंड। और यहां पर अगर मैं म्यू की बात करूं तो दैट इज द फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है इसकी, तो ये अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो सभी बच्चे यहां पर ध्यान दीजिएगा। देखिए प्लांक कांस्टेंट में प्लांक नाम के साइंटिस्ट ने आपको क्या कॉन्सेप्ट समझाया, इन्होंने कहा कि जो एनर्जी है वो बंडल्स के रूप में आ रही है जिनका वेट वगैरह सब कुछ सेम है और इसको फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल माना गया है। तो E इज इक्वल टू म्यू, और यहां पर इसको इक्वल करने के लिए एक कांस्टेंट लगा दिया गया, कांस्टेंट का नाम प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां आपने ये पढ़ लिया और अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं भाई। अगर ये बात आपको समझ आई तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करो भाई, ताकि सभी बच्चों को यहां पर पता चले और ये पता चल जाए कि स्पेशल पॉलिटेक्निक के लिए जे क्लासेस मेरठ परिवार ने कितना अच्छा वर्कआउट किया है और जो टीचर्स हैं आपको वो किस तरीके से यहां पर आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो प्लीज अपना जरूर हमें बताया करें कमेंट में, ताकि हम उसको इंप्रूव कर सके। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आज के लेक्चर का ये है कि डी ब्रोगली इक्वेशंस। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि इसको मैं दे देता हूं VIP का, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये VIP वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो लगभग हर साल आता ही आता है, तो इसे तो 100% लिख दो। ये लिख दो जी, अंकित सर ने बोला था हर साल आता है, इस साल भी आएगा। तो यहां पर डी ब्रोगली इक्वेशन की बात करूं तो फिर इन 1924 डी ब्रोगली प्रोवाइड एविडेंस दैट इलेक्ट्रॉन पासेस ड्यूअल नेचर। डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी नेचर इलेक्ट्रॉन वाली नहीं है, मतलब वो ड्यूअल नेचर रखता है, दो अलग अलग तरीके की प्रवृत्ति रखता है, दो अलग अलग तरीके का नेचर रखता है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी अपरिचित, उसमें एक में तो वो ब्राह्मण रहते हैं और दूसरे में वो फिर रैम्बो टाइप बन जाता है। तो मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो अपने आप को बार बार चेंज करता है, उसे आप ड्यूअल नेचर कंसीडर कर रहे हैं। तो यहां पर इन्होंने कहा डी ब्रोगली ने कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्यूअल नेचर रिप्रेजेंट करता है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं है, कई बार वो फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए वेव काम करता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो इन 1924 डी ब्रोगली प्रोवाइड एविडेंस दैट इलेक्ट्रॉन पासेस ड्यूअल नेचर, ये ड्यूअल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। दे बिहेव एज वेव्स, ये वेव्स की तरह काम करता है, एज वेल एज द मटेरियल पार्टिकल, और पार्टिकल की तरह भी काम करता है। तो यहां इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है और इसके साथ साथ वेव भी है, ऐसा डी ब्रोगली ने बताया आपको सबसे पहली बार। और ही ड्राइव्ड एन इक्वेशन, इन्होंने एक इक्वेशन बनाई इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, जिसे डी ब्रोगली इक्वेशन कंसीडर किया गया है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो फॉर्मूला आपके पास, या इक्वेशन आपके पास ये आती है कि लैम्डा इज इक्वल टू H/mv, है ना। लैम्डा यहां पर वेवलेंथ के लिए दिया गया है, H का मतलब प्लांक कांस्टेंट, M का मतलब मास ऑफ द मतलब मटेरियल या एटम, जो भी आप मान रहे हैं, और V का मतलब यहां पर वेलोसिटी से है। ठीक है, तो मैं आपको रिपीट कर दूं एक बार दोबारा से। H का मतलब प्लांक कांस्टेंट, M का मतलब मास, V का मतलब वेलोसिटी, और लैम्डा यहां पर वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं यहां पर इसको दूसरे फॉर्म में लिखना चाहूं तो देखिए एक और तरीका लिख सकता हूं। आप मोमेंटम का फॉर्मूला जानते हैं, आपने फिजिक्स पढ़ा है, फिजिक्स में मोमेंटम का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, P इज इक्वल टू M इंटू V, मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोमेंटम निकल के आ जाएगा। तो यहां पर M इंटू V को मैंने मल्टीप्लाई कर इक्विवेलेंट रख दिया मोमेंटम के, तो यहां मैं लिख सकता हूं वेयर P इज इक्वल टू मोमेंटम, वेयर P इज इक्वल टू मोमेंटम, यहां पर मैं आपसे कंसीडर करना चाहता हूं। तो यहां पर यह बात आपको समझ आ गई होगी, दिस इज डी ब्रोगली इक्वेशन। तो यह फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से लर्न करके चलना है, चाहे यह फॉर्मूला है चाहे यह फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूले आपको आने चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं भाई पॉलिटेक्निक में, और वो आपको जरूर करने हैं, क्योंकि 2 नंबर की बात है। और सबसे बढ़िया बात यह होती है कि जब कोई न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आते हैं उसमें 100% मार्क्स मिलते हैं। मतलब अगर 2 नंबर का है तो आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे, आपने अगर जरा सी भी गलती नहीं की। तो इसलिए आपको न्यूमेरिकल को बिल्कुल अच्छे से कवर करना है, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा पॉलिटेक्निक में मार्क्स आ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर, तो नंबर 3 मुझे आज
जो कॉन्सेप्ट सिखाना है उस कॉन्सेप्ट का नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगर मैं यहां पे बात करूं तो अकॉर्डिंग टू दिस इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ ए वेरी स्मॉल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। मतलब हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन छोटा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल का वेलोसिटी, उसका मास, उसका जो एक्चुअल डिटर्मिनेशन है उसको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। आई अगेन रिपीट कि इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल को एग्जैक्टली एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा, पहली बात। दूसरी बात ये वेट बहुत कम है। तीसरी बात ये साइज बहुत छोटा है भाई, इतने ज्यादा, और नंबर में बहुत सारे हैं और घूम रहे हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों तरफ राउंड अप घूम रहे हैं, मतलब लगातार मूवमेंट कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट वेट और एग्जैक्ट पोजीशन का बताना पॉसिबल नहीं है। इसी बात बताई थी हाइजेनबर्ग के नाम के साइंटिस्ट ने। तो अकॉर्डिंग टू दिस इट इज वेरी इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है टू डिटरमाइन, पहचान करना साइमल्टेनियसली एट दैट टाइम द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ ए वेरी स्मॉल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो जब एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते तो आपको वेरी करके पोजीशन बतानी पड़ेगी। इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया, देखिए फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी यहां पर बराबर है लगभग h अपॉन 4 पाई के, ऐसा आपको मानना है। यहां पर h का मतलब अगेन प्लांक कांस्टेंट, पाई की वैल्यू आप जानते हैं 3.14 होता है। दूसरी बात ये p का मतलब अगर मैं कहूं तो डेल्टा p जो यहां पर बोला है, इट इज द अनसर्टेनली इन द मोमेंटम, मोमेंटम के अंदर जो वेरिएशन आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। और यहां पर अगर डेल्टा एक्स की बात करूं तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू अनसर्टेनली इन द पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में जो वेरिएशन आ रहा है क्योंकि बार बार मूव कर रहा है, वो यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल मैंने आज आपको सिखाया। देखिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये तीनों जो कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूं, ये तीनों मोस्ट प्रोबेबली आपको समझ आ गए होंगे। तो इन तीनों को आपको अच्छे से याद कर लेना है, और अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप वीडियो को 2-3 बार देखें, क्योंकि देखिए ऑफलाइन कोचिंग में, ऑनलाइन कोचिंग में थोड़ा सा बेनिफिट्स ये भी मान सकते हैं आप कि आप सेम लेक्चर को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। तो आप इसको दोबारा से देखिएगा, आपको जरूर समझ आएगा। तो यहां पर आज हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। अगर मैं दोबारा रिपीट कर दूं तो प्लांक कांस्टेंट ये कहते हैं कि जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। दूसरा रूल ये कि डी ब्रोगली इक्वेशन कहती है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी कह दीजिए या एच अपॉन एम वी कह दीजिए। और हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी को पहचान करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वेरिएशन बहुत ज्यादा है। तो ये 3 मैंने यहां पर आपको कॉन्सेप्ट बताए, और जल्दी से देखिए भाई, है ना, आगे बढ़ते हैं, एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, 1-2 न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन का, ताकि आपका यहां पर पर्टिकुलरली हो जाए, है ना। जल्दी से देखो फटाफट। देखिए मैं एक क्वेश्चन के साथ आपके साथ जुड़ता हूं। अगर मैं पर्टिकुलरली कहूं तो अभी आपने बेसिकली 2 इक्वेशन पढ़ी हैं। एक इक्वेशन पढ़ी है E इज इक्वल टू एम एच म्यू, और एक पढ़ी है भाई आपने यहां पर लैम्डा के लिए कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, ऐसे ही तो लिखा था, लैम्डा इज इक्वल टू, इसे इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, एच सी अपॉन ई, है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको वेरिएशन करके बता दिया कि अगर आप चाहें तो डी ब्रोगली इक्वेशन को वेरी करके भी लिख सकते हैं, और अगर सेम लिखना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, जो अभी आपने इक्वेशन निकाली थी। तो इनमें से कोई भी फॉर्मूला लगा लीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैंने कहा कि द एनर्जी
इसको रब कर देते हैं एक बार, है ना, जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा स्पेस बना लें ताकि आपके लिए प्रॉपर वे में सही हो जाए। तो इन्होंने कहा द एनर्जी ऑफ ए फोटोन the energy of a photon of radiation is 3.313 into 10 to the power -19 या -19 जूल। कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। ये क्वेश्चन आपके पास कि एक फोटोन के रेडिएशन का जो एनर्जी है उसकी वैल्यू आपको दी गई है, आपको वेवलेंथ बतानी है, लैम्डा की वैल्यू बतानी है। तो आंसर निकाल लेते हैं भाई, अभी तो फॉर्मूला पढ़ा था, कोई बात नहीं। देखिए कभी भी न्यूमेरिकल्स करते हैं तो न्यूमेरिकल्स का पहला लो, चाहे आप फिजिक्स के करें, मैथमेटिक्स के करें, किसी के भी करें, सबसे पहला लो ये कि आपको क्वेश्चन पढ़कर उनकी वैल्यूज निकालना आना चाहिए। अगर आप ये नहीं निकाल सकते तो आप दुनिया का कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो जो दिया है उसको निकालो। तो यहां पर मुझे दिया है एनर्जी, ये राजी, तो E दिया हुआ है एनर्जी, इसने बोला था एनर्जी ऑफ द फोटोन। E की वैल्यू कितनी दी है 3.313 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, ठीक बात है। फिर आपसे और क्या दिया, और कुछ नहीं दे रखा। फिर कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ, आपसे पूछ क्या रहा है, लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है। अब ये तो दो चीजें आपको एक मेंशन किया है, एक पूछ रहा है, बाकी सारी बातें आपको खुद बतानी पड़ेंगी। तो आपके पास फॉर्मूला क्या था, आपके पास फॉर्मूला था E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। C कह दो या V कह दो, एक ही बात है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। HC अपॉन लैम्डा कह दीजिए। C का मतलब भी यहां पर वेलोसिटी, V का मतलब भी वेलोसिटी, मतलब यहां वेलोसिटी ऑफ लाइट आप यहां पर कंसीडर कर रहे हैं। चलिए मैं आपके लिए लिख भी देता हूं, या वेयर C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, और जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपको रट्टा मारना है, ठीक है, ये याद करनी है, याद करी हुई वैल्यू है कि प्रकाश की जो लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है, सॉरी जो वेलोसिटी है वो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होती है। तो यहां पर अगर मैं आगे कंसीडर करूं तो H की वैल्यू आप याद करके आए हैं 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। C की वैल्यू आपको दी है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। लैम्डा की वैल्यू आपको निकालनी है, तो मैं लैम्डा को इधर ले जा रहा हूं, E को इधर ले जा रहा हूं। तो लैम्डा इज इक्वल टू E की वैल्यू नीचे रख दूंगा, दैट इज 3.313 इंटू 10 टू द पावर -19। ये आपके पास आ गया। क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप ध्यान दीजिए। तो नेक्स्ट अगर मैं इस वैल्यूज की बात करूं तो इसमें देखिएगा भाई, आप यहां पर इसको सॉल्व आउट करेंगे और बताओ कौन बच्चा आंसर लगाएगा, जल्दी से बताएं फटाफट क्या आंसर आएगा। अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूं पर्टिकुलरली तो देखो क्या आंसर आ जाएगा, ये लगभग 2 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। और यहां पर 3 इंटू 2 दैट इज 6। अब सारी वैल्यूज 10 टू द पावर की रख लेते हैं, -34 + 8 -19, ठीक है। अब जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करें और इनको प्लस माइनस करके वैल्यूज बना लीजिए। देखिए यहां पर देखिए, तो आपने क्या किया भाई, है ना। अच्छा ये देखो -19 था, ऊपर जाकर +19 हो जाएगा ये। तो यहां पर आप देखिए आपके पास वैल्यूज आ गई 6 इंटू 10 टू द पावर -7। और अगर मैं यहां -7 की बात करूं और मुझे इसे 10 टू द पावर -10 में लेके जाना हो तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं भाई, 6000 इंटू 10 टू द पावर -10, ठीक है। अभी ये वैल्यू मीटर में चल रहा है, मैंने इसको एंगस्ट्रॉम में निकाल लिया क्योंकि जहां पर जो वेवलेंथ निकालते हैं वो आप एंगस्ट्रॉम में निकालते हैं हमेशा, मतलब ऐसा माना जाता है। आप यहां छोड़ोगे
तो भी कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, बस मीटर लिख देना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर आज के लेक्चर को मैं यहां पर फाइनलाइज करने वाला हूं जल्दी से। तो बच्चों देखो, यहां मैंने कहा अगर आप क्वेश्चन को यहीं छोड़ना चाहते हैं तो आप मीटर लिख दीजिए, और अगर आप यहां से आगे आप एंगस्ट्रॉम में लेके जाना चाहते हैं तो पर्टिकुलरली आपको ध्यान देना है। आप जानते हैं कि 1 मीटर की अगर मुझे वैल्यू की बात करूं 1 एंगस्ट्रॉम की, मैं आपके लिए यहीं पर लिख देता हूं पर्टिकुलरली। यह बात भी याद कर लो भाई, है ना, कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। तो जब 10⁻⁻10 मीटर, तो मैंने -10 में ले गया, मतलब ये इसकी वैल्यू एंगस्ट्रॉम में आ गई। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं 6000 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम का सिंबल ऐसा होता है, ए के ऊपर हल्की सी छोटी सी बबल लगा दीजिए। ये आपके पास आंसर निकल के आ गया। तो यहां लैम्डा जो मैं निकाल रहा था, दैट इज वेवलेंथ, ये आपका आ गया 6000 एंगस्ट्रॉम। तो यहां अगर मैं इसको पर्टिकुलरली न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करूं, देखिए मैं यहां पर थोड़ा सा रब और कर देता हूं। देखो बच्चों, जब आप न्यूमेरिकल करें तो बिल्कुल सिस्टमैटिकली तरीके से करें, इस चीज का आपको ध्यान देना है। देखिए फर्स्ट ईयर या पॉलिटेक्निक की फर्स्ट सेम में यहां पर आपको अप्लाइड केमिस्ट्री मिलता है, तो वहां पर जो बच्चे नए आए हैं अभी 10th 12th करके, उनको मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि जब आप न्यूमेरिकल वैल्यूज को पुट आउट करें तो आप बराबर के नीचे बराबर चला करें, इससे सीक्वेंस बना रहता है, ताकि आपको जो आपने यहां पर एक्सप्लेन किया है अपना कॉन्सेप्ट, वो टीचर को बहुत आसानी से समझ आ जाए। हमारा लक्ष्य आपको सिर्फ पढ़ाना नहीं है, हमारा लक्ष्य आपके पेपर में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने का है। तो हम आपको जो भी अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, आप उसे अपने ब्रेन के अंदर एब्जॉर्ब करें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तो यहां पर आप 6000 एंगस्ट्रॉम हमारे पास वैल्यू आ गई। आप चाहें, आपके पास प्रॉपर टाइम है तो आप लिख सकते हैं आपको क्या कैलकुलेट करना था, वेवलेंथ। तो आप कह सकते हैं कि इस फोटोन के लिए, तो यहां पर लिख सकते हैं आप द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज 6000 एंगस्ट्रॉम, और ये आपका आंसर आ गया, ये आपने आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो यहां पर्टिकुलरली आपने एक न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि किस तरीके से आपसे डी ब्रोगली वेवलेंथ और जो हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल है, और आप इन्हें इसके साथ साथ जो आज ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन सीखा है, उसके न्यूमेरिकल्स किस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास को यहां पर फाइनलाइज करने का समय आ गया है बच्चों। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप के अंदर जरूर भेजा करें, ताकि सभी बच्चों को पता चल जाए कि अप्लाइड केमिस्ट्री की यहां पर सिस्टमेटिकली तरीके से बहुत शानदार क्लास हो रही है। और प्लीज वीडियो को लाइक भी करें, और साथ साथ अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर भेजें, क्योंकि आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं कि हम अपने अंदर और ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट ला सकें। आज की क्लास को फाइनलाइज करते हैं, मिलेंगे कल दोबारा से एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।